अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान, प्रिंसिपल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी। आई एम प्रोफेसर ऑफ गायनाकोलॉजी एंड माय सब स्पेशलिटी इज़ गायनी ऑन्कोलॉजी, दैट इज़ गायनी कैंसर सर्जरी और इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन ली है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। इसके अलावा आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, फेलोशिप, मेंबरशिप and further post graduation in gynae oncology and the laparoscopic surgery from Singapore and France, Strasbourg। इसके अलावा मैं यहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ एज अ COVID-19 इंचार्ज ऑफ ICU, HTU, PICU। बेसिकली मेरी फील्ड गायनाकोलॉजी है और इसके अलावा आई एम अ लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कैंसर सर्जन। आज हम डिस्कस करेंगे लिटिल बिट अबाउट कैंसर सर्जरी। बेसलाइन थोड़ा बहुत मालूमात आपसे हम शेयर करेंगे कैंसर के बारे में और इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में। जो फीमेल का कैंसर सर्जरी, कैंसर जैसे बच्चेदानी का कैंसर, अंडेदानी का कैंसर या फिर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, इसके अलावा किसी भी फीमेल जेनेटेलिया का कैंसर जो है इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर, ये हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं औरत के जो कि हम कहते हैं या हमारी साइंस कहती है कि ये वेस्टर्न या वाइट्स में ज़्यादा कॉमन है, बट स्टिल जो ओवर द टाइम ऑफ एक्सपीरियंस वो सारे कैंसर हमारी कम्युनिटी में भी अब इतने ही कॉमन हैं। औरतों के कैंसर में कुछ कैंसर ऐसे हैं या कुछ जगहों पे कैंसर ऐसे होते हैं जिनको हम टाइम से पहले डायग्नोज कर सकते हैं या हम उनको टाइम से पहले डायग्नोज करके पेशेंट को टाइम पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग होती है कि हम एक टेस्ट करें जिससे हमें पता चले कि फ़लाँ बीमारी इस बंदे के अंदर कुछ अरसे बाद हो सकती है। जैसे कैंसर ऑफ सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर को सिर्फ एक पानी का टेस्ट हमने करना है और हर शादीशुदा औरत को, रिप्रोडक्टिव एज वाली लेडीज़ को अपना 3 से 5 साल में अकॉर्डिंग टू द एज ये टेस्ट करवाना चाहिए। ये सिंपल एक 2 मिनट का टेस्ट है जो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट अपने क्लिनिक में कर सकती है, पर इससे हमें पता चलता है कि खुदा ना खास्ता ऐसा तो कोई सेल्स नहीं है या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो आगे जाके कैंसर बनाए। सीए ब्रेस्ट हमारी कम्युनिटी में बहुत कॉमन है। ओवर द टाइम इवन यंग लड़कियों में, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव एज की लड़कियां हैं उनमें भी ये कैंसर बहुत कॉमन है और बहुत सारी पेशेंट्स ऐसी हैं जो कि लैक्टेटिंग मदर थी यानी कि बच्चों को दूध पिला रही थी, इस कंडीशन में भी ये बड़ा कॉमन है। फिर बच्चे अंडेदानी का कैंसर, अंडेदानी के कैंसर ओल्ड एज का कैंसर, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चेदानी का कैंसर जो है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव एज में होता है और बच्चेदानी का एक्चुअल कैंसर ये आपको मेंसेस के बंद होने से पहले भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है, मगर कुछ लोगों को उस कैंसर के असरात या उस कैंसर की प्री मैलिग्नेंट चेंजेस जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिव एज में, इवन यंग एज में होती हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, उसके अंदर कोई आपकी मेडिकेशन भी हो सकती है या खुद आपके अंदर कोई बीमारी है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ओबेसिटी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि बहुत सारी बीमारियों में मरीज़ को मुब्तला करती है, ना सिर्फ बल्कि उसको इंक्रीज रिस्क पर डाल देती है किसी भी किस्म के खुदा न खास्ता कैंसर। पहले हम बात करेंगे थोड़ी बहुत बच्चेदानी के कैंसर की, सी एंडोमेट्रियम या फिर सी सर्विक्स। सी एंडोमेट्रियम जो है वो यूजुअली पोस्ट मेनोपॉजल यानी कि महावारी बंद होने के बाद भी हो सकता है और यंग एज भी, जैसे मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है कि रिस्क फैक्टर क्या है। इसमें लोगों को महावारी का ज़्यादा आना या महावारी के दरमियान, महावारी बीच में जो टाइम पे साइकिल के अलावा भी इन बिटवीन भी आपको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना या इसके अलावा कोई इरेगुलर साइकिल हो जाना, और स्पेशली अगर मरीज़ को लगे कि ओवर द टाइम मुझे ये सब कुछ हो रहा है, मेरा वेट भी गिर रहा है, भूख नहीं लग रही, या इवन अगर ये सिम्टम नहीं है और बहुत ज़्यादा इरेगुलर साइकिल हैं, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप हमारे पास आएँ और इमीडिएटली इस चीज़ को एक्सक्लूड करें। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको हम कहते हैं सी सर्विक्स, ये यूजुअली यंग लोगों में कॉमन होता है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, मगर स्पेशली अगर किसी को बहुत पुराना इन्फेक्शन हो और उसको बदबू वाली लिकोरिया या पानी आता हो या उसके साथ पेशाब में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती हो, ऑन एंड ऑफ ये बड़ी क्रॉनिक डिसऑर्डर हो यानी कि बहुत पुराना होता हो, तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप लोग प्लीज़ अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। एक पेप स्मेयर, मैंने आपसे कहा कि जैसे आप एक ब्लड अपना देते हैं, बुखार होता है या मलेरिया को एक्सक्लूड करने के लिए, पेप स्मेयर भी सिंगल पानी का टेस्ट है जो कि
10 मिनट के अंदर आपको हार्डली इट विल टेक 5 मिनट बल्कि इनफैक्ट, और आपका रिपोर्ट आ जाएगी और ये आपको सेव कर सकता है CA सर्विक्स से, और हम टाइम पे इसको डायग्नोज कर सकते हैं, टाइम पे हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और आगे जाके ये किसी बड़ी मर्ज से आपको बचा सकता है। फिर हमारा आ जाता है अंडेदानी का कैंसर। अंडेदानी का कैंसर यूजुअली बूढ़े लोगों में होता है, ओल्ड एज वाले लोगों में, और यूजुअली, मगर ये यंग लड़कियों में भी हो सकता है। ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, इट्स बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन वो हैं जिनसे आपको कोई बीमारी का इशू हो या कोई और तकलीफ हो, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो जानलेवा। मगर मैलिग्नेंसी जो है वो एक दूसरी किस्म है जिसमें पेशेंट को डिसमिनेट करता है, मेटास्टाइज करता है, फैलता है और उससे वो जानलेवा होता है। अंडेदानी का कैंसर यंग एज में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी पेशेंट यंग एज की हो, मगर यूजुअली जो बूढ़े लोगों में होता है ये इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। पेशेंट का वेट लॉस होगा, भूख कम हो जाएगी, पेट का फूलना, पेट में पानी आ जाना या सडनली वज़न का कम हो जाना, ये कुछ ऐसी सिम्टम्स हैं कि अगर आप इनको टाइम पे अपने कंसल्टेंट से रुजू करें और टाइम पे कंसल्ट करें तो यू कैन डायग्नोज इट अर्ली। यंग एज में CA ओवरी, अंडेदानी का कैंसर, ये मेंसेस की इरेगुलरिटी या एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, यह माहवारी जैसी रूटीन आपको आती है वैसे ना आए, उसमें भी हो सकता है। या फिर वो वज़न का कम हो जाना, वज़न, पेट में पानी आ जाना, ये बहुत सारे सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकता है। फिर आ जाता है हमारा यूट्रस, बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के ऊपर के हिस्से का कैंसर। यूजुअली पेशेंट जो अगर यंग एज में है और फर्स्ट करें पेशेंट को हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे एक पेशेंट बाहर से बहुत लंबे अरसे से हार्मोन्स खाती आ रही हो, या उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जिनका वज़न ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, उसके साथ वो कोई हार्मोन्स भी ले रहे हों, या उनको फैमिली हिस्ट्री हो किसी भी किस्म की कार्सिनोमा की, ये मोर प्रिडिस्पोज हैं कि अल्लाह ना करे उनको बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है। हर पेशेंट जिसको मेंसेस एबनॉर्मलिटी हो या हर वो पेशेंट जिसका वज़न कम हो रहा हो, ज़रूरी नहीं है उसको कैंसर, बट वी शुड हैव एक्सक्लूड इट, हम इसको टाइम पे एक्सक्लूड करें ताकि अगर कोई ऐसी वजह है, कोई ऐसी चीज़ है तो हम इसका ट्रीटमेंट करें। किसी भी तरह का कैंसर है, अगर आप अर्ली डायग्नोज कर लें अर्ली स्टेज में, तो इसकी ट्रीटमेंट इसी तरह है जैसे एक ब्लड प्रेशर की पेशेंट की ट्रीटमेंट है, जैसे एक सिंपल रसोली के कैंसर की ट्रीटमेंट है, और आपकी लाइफ टाइम जो है सर्वाइवल इज़ वेरी गुड। सो अगर हम बच्चेदानी के कैंसर में अगर पेशेंट को इरेगुलर साइकिल है, हार्मोनल पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट, प्रोलॉन्ग पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट, या इसकी वजह से बच्चेदानी में कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिसको हमारी ज़बान में हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं, एंड ओवर द टाइम ये हाइपरप्लेजिया जो है इट कैन चेंज इनटू मैलिग्नेंसी। तो अगर आप टाइम पे जाएं, चाहे आपको माहवारी का मसला हो या आपको लगता है कि आपको लिकोरिया का प्रॉब्लम है जो फाउल स्मेलिंग है, बहुत पुराना है, या फिर आपको लगता है कि जी वज़न कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही, या फिर उसके साथ पेट का फूल जाना, सांस का बहुत ज़्यादा फूलना, पेट में पानी आ जाना, ऐसे किसी भी सिम्टम्स हों तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप हमारे पास ज़रूर आएँ ताकि हम आपके टाइम पर तशख़ीस करें। ब्रेस्ट कैंसर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है और आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है इवन यंग एज में। इसका सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट है कि आप अपना खुद मायना कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में आप अपनी स्क्रीनिंग अपने डॉक्टर खुद हैं। जब भी आप कोशिश करें कि आपको खुद फील करने की कोशिश करें, अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, और कभी भी आपको कोई गुठली महसूस हो तो काइंडली अपने डॉक्टर के पास जाएं, इमीडिएटली एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करवाएं, और अगर अल्लाह न करे अल्ट्रासाउंड में कोई मसला आता है तो अकॉर्डिंग टू द मास कि वो सख्त है, छोटी गुठली है, ज़रूरी नहीं होता। मैंने आपको बार बार एक बात बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर रसूली मेलिग्नेंसी है, मगर हमने उन कुछ परसेंट को जो मेलिग्नेंसी हो सकती है उसको हमने टाइम पे ना सिर्फ डायग्नोज करना है, हमने इसको एक्सक्लूड करना है और टाइम पे इसकी ट्रीटमेंट करनी है ताकि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पेशेंट का बढ़े, और इसके अलावा उसको मज़ीद कीमो, रेडियो और इन सब चीज़ों से की मुश्किल वक्त से गुजरना ना हो। वेल लेप्रोस्कोपी, बीइंग अ लेप्रोस्कोपिक सर्जन मैं आपसे कहूँगी इज़ अ वंडरफुल सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वेस्ट में बड़ी कॉमन है, और बड़े एडवांस कैंसर्स में, बड़े एडवांस डिजीज़ में इट इज़ वेरी कॉमन। हमारे सिंध में थोड़ा इज़ नॉट वेरी मच कॉमन, स्पेशली थेरेपेटिक सर्जरीज़ या बड़े ट्यूमर निकालना, बच्चेदानी को निकालना और ये सब चीज़ें। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के मुकाबले में जब हम ओपन सर्जरी की बात करते हैं या चीरे वाले ऑपरेशन की बात करते हैं,
देयर इज़ अ ड्रास्टिक डिफरेंस। लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती क्या, इसमें क्या बेहोशी मिलती है? यूजुअली हम इसमें जनरल, बल्कि इनफैक्ट वी हैव टू गिव जनरल एनेस्थीसिया, पूरा बेहोश किया जाता है, क्योंकि उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम जिस तरह की आपके साथ आगे प्रोसीजर करने जा रहे हैं उसमें पूरी बेहोशी लाजिम है। इसमें बारीक 2-3 जगहों पे स्मॉल होल हम इंसिजन लेते हैं, जिस पे इनफेक्ट आपको सनी ग्लास लगेगा और इस सर्जरी के बाद आप इंजॉय करेंगे कि आपको कोई इंसिजन नहीं है और आपका पेन भी कम है। और उसमें हम लेप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, वेरी थिन बारीक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसके थ्रू आपकी डायग्नोसिस ही नहीं, आपका फ़र्ज़ करें अंडेदानी का कोई बहुत बड़ा ट्यूमर है, हम उसको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। ना सिर्फ रिमूव कर सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़े और हमें लगे कि कुछ अंडेदानी का हिस्सा बाकी है और अच्छा है, वाइबल टिश्यू है, तो हम आपको वापस भी अंडेदानी वापस बना सकते हैं। फिर आपकी फ़र्ज़ करें कि स्टेक्टोमी की ज़रूरत है, कोई पेशेंट है कि जी इसको बच्चेदानी निकलवानी पड़े, बहुत ज़्यादा मेंसेस आता है, बच्चेदानी में बड़ी रसूलियाँ हैं, कंप्लीट की है फैमिली और पेशेंट की एज ऐसी है कि इस कोई इंडिकेशन बनती है कि जी हमने बच्चेदानी निकालनी है, उस पर भी मैं कहूँगी द बेस्ट सर्जरी व्हेन यू कंपेयर इज़ अ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। बिल्कुल जी, बच्चेदानी भी निकल सकती है बग़ैर किसी चीरे के, और आप सुबह दाखिल होंगे और अगले दिन इंशाल्लाह यू आर अप एंड अबाउट, यू विल बी एट योर होम, यू विल एंजॉय द सर्जरी। देन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे, जैसे एंडोमेट्रियोसिस इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज अमंग्स द रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी। बेऔलादी की वजहों में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है, और इसमें एंडोमेट्रियोसिस में बेस्ट सर्जरीज टू गो फॉर द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में खून की थैलियाँ बनती हैं और उसमें जो अतराफ़ के अज्जा हैं वो एक दूसरे के साथ चिपकने शुरू हो जाते हैं, और अगर हम इसमें ओपन सर्जरी करेंगे, दो वी आर मूविंग इट, हम उसको निकाल रहे हैं, मगर चांसेस के मज़ीद चीज़ें एक दूसरे के साथ एडिशंस होंगी वो ज़्यादा होती हैं। इसमें लेप्रोस्कोपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली वो लोग जिनकी इनफर्टिलिटी है और उनको किसी किस्म की ट्यूमर है, या दे वांट टू रिमूव द ट्यूमर, या कोई ऐसी चीज़ है कि आपको ज़रूरत पड़ रही है सर्जरी की, तो इट्स बेटर टू गो फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों ये दोनों में इतना लॉस डिफरेंस है। तो फिर हमने डिस्कस किया कि अंडेदानी का कोई ट्यूमर, इवन मैलिग्नेंसी, यस देयर इज़ अ वेरी गुड प्लेस ऑफ लेप्रोस्कोपी। अगर आप जल्दी हमारे पास आते हैं तो मैलिग्नेंसी में भी हम लेप्रोस्कोपी से ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी को ओपन के मुकाबले में क्या है, नंबर 1, इसमें कोई चीरा नहीं है। देखिए, जब आपको इंसिजन लगेगा उतने ही चांसेस पेन के होते हैं, टाँकों का ख़राब होना, पेशेंट की मोबिलिटी मीन्स जितना जल्दी आप मोबाइल होंगे पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी, उतना ही अच्छा होगा कि आप जल्दी रिकवर करें। सो क्योंकि चीरा नहीं आता और पेन भी कंपैरेटिवली इन दोनों के मुकाबले में लेप्रोस्कोपी में पेशेंट को कम है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन यानी ऑपरेशन के बाद का पेन, दर्द होना। इसके अलावा पेशेंट इसमें जल्दी मोबाइल होता है, जल्दी उठ जाता है, घूम फिर रहा होगा, जल्दी उसकी बॉडी जो है वो वर्किंग में आएगी, तो जल्दी बॉडी रिकवर होगी। और इसके अलावा हॉस्पिटल स्टे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में काफ़ी कम है जब हम मुकाबला करते हैं ओपन सर्जरी के मुकाबले में। और फिर रह गया कि डेफिनेटली मेडिसिन, बिकॉज जनरल सर्जरी, वो ओपन सर्जरी में आपको प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक की हो सकता है ज़रूरत पड़े, जिस हालांकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ऐसी आपको ज़रूरत नहीं होती। और मोर ओवर कोई इंसिजन नहीं है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, ज़ख्म का ख़राब हो जाना, आपको कोई बारीक, मैंने आपको कहा कि जी बारीक से 2-3 जगहों पे चीरे आते हैं और इवन आपको सनी ग्लास लगेगा, उसमें ख़राब होने के चांसेस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत कम है हम जब कंपेयर करते हैं ओपन सर्जरी से। सो आई होप आपने कुछ नॉलेज मेरे साथ शेयर की होगी, स्पेशली कैंसर के बारे में और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में। इज़ अ वंडरफुल सर्जरी, आपको अर्ली रिकवरी है, और इवन फाइनेंशियली जब हम दोनों चीज़ों को लॉन्ग टर्म कंपेयर करते हैं, मतलब ऑपरेशन का होना, ऑपरेशन के बाद का स्टे, एंटीबायोटिक दवाएं, मरीज़ का हॉस्पिटल में रहने के दिन, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ कंपैरेटिवली चीपर देन ओपन सर्जरी। देयर आर सो मेनी मिथ्स अबाउट द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जी ये लेज़र ऑपरेशन है और इससे अतराफ़ के अज़ा जल जाते हैं, और बहुत सारे पेशेंट के कंसर्न होते हैं, मेरे को पेशेंट मुझे मेल करते हैं। बट मैं फिर रिपीट करूँगी, इज़ अ वंडरफुल सर्जरी। मैं जहाँ अपने प्राइवेट में हूँ, मेरे पास पेशेंट ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुबई से, ईरान से, मस्कत से, इराक से, सो मेनी अदर कंट्रीज़ पे लोग यहाँ पे आते हैं। वो एक दिन के लिए आते हैं, सर्जरी करवाते हैं, 2 दिन बाद एक बैक टू देयर होम। सो इज़ अ वंडरफुल सर्जरी, सो व्हाई नॉट यू, यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम हियर टू सर्व यू, एंड एनी टाइम इफ़ यू वांट टू टेक एनी ओपिनियन